मैं कभी गायब हुए कैंपों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था जब तक मैंने अपना खुद का टेंट नहीं देखा, जो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन पूरी तरह से खाली था और मेरा कुत्ता बाहर बंधा हुआ चीख रहा था। ये अप्रैल 2023 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था और उस पल में अचानक अकेले छोड़ दिए जाने का एहसास आज भी मुझे सताता है। सच तो ये है कि कभी कभी नरक कोई जगह नहीं होती, बल्कि वो एक पल होता है जब आपको एहसास होता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। मैं दिल्ली में कामकाजी कुत्तों का पशु चिकित्सक हूं और मेरी दिनचर्या समय, टीकों और जानवरों के अनुमानित व्यवहार से बंधी हुई है। लेकिन मेरा बॉर्डर कॉली बादल, जो ऊर्जा और बुद्धिमत्ता का एक तूफान है, उसे इससे कहीं ज्यादा चाहिए। वो रोमांच के लिए जीता है। इसलिए अप्रैल 2023 में गुड फ्राइडे की छुट्टियों के लिए मैंने जिम कॉर्बेट में 3 दिन की ट्रैकिंग की योजना बनाई, जिसमें उन जगहों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिन्हें मैं जानता था, लेकिन जहां वीकेंड पर आने वाले पर्यटक कम होते थे। मैं गुरुवार को शाम के लगभग 4 बजे पहुंचा, जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढलना शुरू हो गया था। मैंने अपना कैंप एक खुली जगह पर लगाया, जहां मैं सालों से आता रहा हूं, रामगंगा नदी के पास, एक सुरक्षित जगह जहां पानी आसानी से मिल जाता था और जो पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी। बादल सफर के दौरान सामान्य से ज्यादा बेचैन था, लेकिन मैंने इसे थकान और जल्दी पहुंचने की उत्सुकता मान लिया। जैसे ही मैंने टेंट लगाया, एक मजबूत 4 सीजन वाला ड्यूटेर टेंट वो गोल गोल दौड़ने लगा, हर चीज को सूंघता हुआ। मैंने शाम के लगभग 5 बजे अपनी प्रेमिका प्रिया को फोन किया। यहाँ सब शांत है जान, सूरज की रोशनी टेंट में आ रही है, कल तस्वीरें भेजूंगा, मैंने कहा, गीली मिट्टी और पत्तों की महक और ठंडी हवा को महसूस करते हुए। दूर से नदी के बहने की आवाज आ रही थी, एक लगातार और सुकून देने वाली गूंज। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, रात का अंधेरा छाने से पहले एक शांत वीकेंड का वादा। शुक्रवार को सुबह के 6:30 बजे सूरज की रोशनी टेंट में घुस आई, एक सौम्य याद दिलाते हुए कि दिन शुरू हो गया है। लेकिन बादल हिला तक नहीं, वो बेचैन था, कान खड़े किए लेटा हुआ था और टेंट के प्रवेश द्वार की ओर धीरे धीरे गुर्रा रहा था। मुझे लगा कि ये कोई छोटा जानवर होगा, कोई साही या बनबिलाव जो रात में पास आ गया होगा। जब मैं नाश्ता बनाने के लिए बाहर निकला तो मैंने कुछ अजीब देखा। जिस रस्सी का इस्तेमाल मैं अपने खाने के थैलों को लटकाने के लिए करता था, काफी ऊंचाई पर, वो थोड़ी ढीली थी। मैंने इसे रात में सब कुछ लगाने में अपनी लापरवाही या शायद किसी जानवर के ऊपर चढ़ने की कोशिश का नतीजा मान लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे परेशान करता। सुबह के लगभग 9 बजे मैंने एक किनारे के अचिन्हित रास्ते पर जाने का फैसला किया, जिसे मैंने पुराने नक्शों में देखा था, और दोपहर के भोजन के लिए वापस आने की योजना बनाई। जब मैं दोपहर के लगभग 12:30 बजे खुली जगह पर लौटा तो नजारा बदल चुका था। खाने की रस्सी पूरी तरह से ढीली थी, थैले जमीन पर गिरे हुए थे। मेरे खाने के पैकेट सही सलामत थे, लेकिन बिखरे हुए थे, बिना किसी चूहे या दूसरे मांसाहारी जानवरों के निशान के। बादल जंगल की एक खास दिशा में लगातार भौंक रहा था, जहां वनस्पति ज्यादा घनी थी। वो साफ तौर पर परेशान था, लेकिन जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी आवाज। जब मैं सामान समेट रहा था, मैंने कुछ सुना जो आवाजों जैसा लग रहा था। वे युवाओं की तरह लग रही थीं, हंस रही थीं, लेकिन आवाज अजीब थी, दबी हुई, जैसे कि वो जमीन के अंदर से या किसी अवास्तविक दूरी से आ रही हो। मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने तर्क करने की कोशिश की, शायद आगे कोई और कैंपर हो या चट्टानों की बनावट से कोई अजीब गूंज हो, लेकिन आवाज बहुत सीमित थी। उस दोपहर जब मैं कैंप के पास सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए घूम रहा था, तो नदी का शोर, जो आमतौर पर एक सुकून देने वाली उपस्थिति होता था, धीमा लग रहा था, लगभग दबा हुआ, जैसे कोई चीज आवाज को सोख रही हो। जब सूरज ढलने लगा तो बादल फिर से बेचैन हो गया, लेकिन अब वो स्थिर खड़ा था, मेरे टेंट के दरवाजे को घूर रहा था और चीख रहा था। चेतावनी वाले भौंकने की आवाज नहीं, बल्कि लंबी, उदास चीखें जो मैंने उससे कभी नहीं सुनी थी। वो ऐसा कभी नहीं करता, कभी नहीं। ये शुक्रवार की रात थी, लगभग 10 बजे का समय। पूर्णिमा का चांद कॉर्बेट के घने पत्तों को मुश्किल से भेद पा रहा था और अंधेरे का अपना एक वजन महसूस हो रहा था। बादल बिल्कुल खामोश था, जिसने मुझे और भी ज्यादा चिंतित कर दिया। मैं अपने स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ था, जंगल की हर छोटी सी आवाज सुन रहा था, दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक
एक आवाज, एक ऐसी आवाज जिसने मेरा खून जमा दिया। एक जिप, धीरे धीरे, धातु की आवाज। मेरे टेंट का प्रवेश द्वार खुल रहा था। मैं जम गया। मेरा शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि भागो, अपना कैंपिंग वाला चाकू उठाओ जो बगल में कमर की थैली में था। लेकिन मेरे हाथ पैर भारी थे, हिल नहीं रहे थे। जिप के खुलने से बनी छोटी सी दरार से मैंने कम रोशनी में एक काला साया देखा। वो लंबा नहीं था, नहीं मजबूत, वो फुर्तीला लग रहा था। और फिर एक आवाज, कोई फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक धीमी, घिसटती हुई बड़बड़ाहट, लगभग कर्कश लेकिन एक परेशान करने वाली स्पष्टता के साथ। तुम्हें उसे अपने साथ लाना चाहिए था। बादल ने एक धीमी, गहरी गुर्राहट निकाली जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया देने के बारे में सोच पाता, वो साया दूर हो गया। मैंने कदमों की आवाज सुनी, सामान्य कदम नहीं, बल्कि एक तेज घिसटने की आवाज, जैसे कि वो जमीन पर फिसल रहा हो। और फिर अचानक खामोशी। मैं वहीं लेटा रहा, सांस रोके इंतजार करता रहा। बादल अभी भी गुर्रा रहा था, लेकिन अब बाहर की ओर, अंधेरे की ओर। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी कांपती हुई रोशनी ने रात को चीर दिया। टेंट की जिप खुली हुई थी, प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुला था। और वहां जमीन में गड़ा हुआ, ठीक दरवाजे पर, बादल था, मेरा कुत्ता। एक पट्टा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, एक काले और खुरदुरे पदार्थ से बना, उससे बंधा हुआ था। वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें फैली हुई थीं, पूरी तरह से दहशत में। और वो पट्टा, वो सिर्फ एक पट्टा नहीं था, ये एक तरह का काम चलाऊ हार्नेस था, जिसके गले में एक मजबूत फंदा कसा हुआ था। ये किसने किया? इसका कोई निशान नहीं था, कोई सुराग नहीं, सिर्फ मेरा कुत्ता, वो पट्टा और ये भयानक एहसास कि जिसने भी बादल को लिया था, वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि उसका इस्तेमाल करना चाहता था। वो वाक्य मेरे दिमाग में गूंज रहा था, तुम्हें उसे अपने साथ लाना चाहिए था। उसे लाना चाहिए था, किसे और कहां? दहशत हावी हो गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ डर के शुद्ध एड्रेनलिन ने मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे अपने कुत्ते को वहां से निकालना था। सहज वृत्ति ने नियंत्रण कर लिया। कांपते हाथों से मैंने बादल का काम चलाऊं पट्टा खोला। वो धीरे धीरे रो रहा था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। मैंने अपने हाथों में उस खुरदुरे और अनजान पदार्थ को महसूस किया। मैंने सब कुछ एक तरफ फेंक दिया। बिना सोचे समझे मैंने रिकॉर्ड समय में टेंट को समेटा, अंधेरे में टॉर्च की धीमी रोशनी में अपना सामान इकट्ठा किया, जबकि बादल मेरे पीछे पीछे चल रहा था, हमेशा जंगल की ओर देखता हुआ। मैंने सिर्फ जरूरी सामान लिया। मैं मुश्किल से अपना बैग अपनी पीठ पर रख पाया। हम पार्क के प्रवेश द्वार की ओर वापस पगडंडी से नीचे उतरने लगे। चलने से ज्यादा दौड़ रहे थे। बादल कभी कभी ठोकर खा रहा था, लेकिन रुका नहीं। हम सुबह के लगभग 4 बजे पार्किंग में पहुंचे। आसमान में रोशनी होने लगी थी। कार वहीं थी, सही सलामत। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं सीधे पार्क के मुख्यालय गया। गार्ड, एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा समय के निशानों से भरा था, ने मेरी कहानी एक ऐसी शांति से सुनी जिसने मुझे डरा दिया। अक्टूबर 2023 तुमने कहा? अप्रैल अप्रैल, वो बड़बड़ाया, एक पुरानी नोटबुक के पन्ने पलटते हुए। पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ डरे हुए वापस आए, हमेशा साल के इसी समय, छुट्टियों के आसपास। कहते हैं कि इसका संबंध शिकार के किसी पुराने मौसम से है। लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला, न कोई शरीर, न कोई निशान, न कोई कारण। पुलिस एक बार आई थी, कुछ तस्वीरें लीं और कहा कि ये जंगली जानवरों का काम या दुर्घटना थी। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कभी नहीं। उसके शब्द एक सजा की तरह लगे। मैंने बादल को दिल्ली में प्रिया के पास छोड़ दिया और अपनी दिनचर्या में लौट आया। लेकिन उस रात बादल की खामोशी, उस अनजान पट्टे का वजन और वो घिसटती हुई आवाज एक लगातार दुस्वप्न है। और कभी कभी जब मैं क्लिनिक में होता हूं और कोई कुत्ता अजीब तरह से भौंकता है, या जब एक पल के लिए बत्ती जलती बुझती है, तो मुझे एक सिहरन महसूस होती है। ये एहसास कि कुछ अभी भी बाहर है, देख रहा है और इंतजार कर रहा है।
मैंने फिर कभी कैंपिंग नहीं की। बादल हालांकि हमेशा की तरह बेचैन कुत्ता बन गया है, लेकिन उसे अकेले रहने का एक अतार्किक डर है। जब मैं बाहर जाता हूं तो सारी बत्तियां जली छोड़ देता हूं। मैं सोने से पहले कार और घर के ताले कई बार जांचता हूं, और पट्टे मैं क्लिनिक में आने वाले हर पट्टे पर एक अतिरिक्त नजर डालता हूं। वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई दुर्घटना नहीं थी, वो कुछ ऐसा था जिसने मुझसे बादल को कुछ भयानक मिनटों के लिए छीन लिया, मुझे एक सबूत दिया कि कुछ अकल्पनीय हुआ था, और मुझे दिखाया कि ऐसी जगहें और पल होते हैं जहां दुनिया के नियम लागू नहीं होते। और सबसे बुरी बात, वे अब भी वहीं हैं।